Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 12th of October 2021. तो 12 अक्टूबर 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। वन पर्सन वन लाइक का कंसेप्ट है, एक व्यक्ति एक लाइक ज़रूर करे एंड जो हमारा चैनल है उसको आगे बढ़ाए। स्टार्ट करते हैं पहले आज के सवालों के साथ। पहला सवाल है वाइजॉव वॉज इन न्यूज रिसेंटली, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द टर्म। वाइजॉव अभी न्यूज में था, आपको बताना है कि इनमें से क्या कारण है कि ये न्यूज में था। ठीक है ना, ऑप्शंस आपके सामने हैं। इट इज़ द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टू रीच क्लोज टू द सन के पास पहुंचने वाला पहला फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट है ये। न्यू रशियन मिसाइल है, ठीक है ना, जो कि सदर्न हेमिस्फीयर को कवर करेगी। तीसरा कह रहा है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ अंटार्कटिका आइस शीट, तो अंटार्कटिका के आइस शीट का हिस्सा है। और चौथा पार्ट कह रहा है कि ये पहली फिल्म है जो कि आउटर स्पेस पे शॉट की जाएगी। तो वाइजॉव क्यों न्यूज़ में था, आपको ऑप्शंस बता दिए मैंने, प्लीज़ डू टेल मी। क्वेश्चन नंबर 2 है 2021 का जो नोबेल प्राइज़ है उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री क्लाइमेट साइंटिस्ट हैव वॉन द नोबेल प्राइज दिस ईयर। पहली बार ऐसा हुआ कि क्लाइमेट साइंटिस्टों को अवार्ड दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है दिस ईयर द नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री इज अवॉर्डेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस। तो एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस के डेवलपमेंट के लिए केमिस्ट्री का नोबेल दिया गया। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि नोबेल प्राइज जो मेडिसिन और फिजियोलॉजी का है वो टेम्परेचर और टच के रिसेप्टर्स को पता करने के लिए दिया गया है। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत। दिस ऑप्शन आपके सामने है 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली या 1, 2 एंड 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3 है गति शक्ति प्लान इनमें से किस सेक्टर से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सर ए इंफ्रास्ट्रक्चर, बी एजुकेशन, सी हेल्थ या डी स्पोर्ट्स। अब तीनों ही मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, अगर आपको पता है तो आप बताइए। अटेम्प्ट जरूर करना, क्वेश्चंस को मैं बता रहा हूँ अभी भी, अटेम्प्ट जरूर करना। फिर ऐसे क्वेश्चन जब वहाँ पे प्रीलिम्स में आता है तो फिर वहाँ पे अटेम्प्ट नहीं होते, ठीक है ना। तो अटेम्प्ट करना, प्रैक्टिस में ला लो, अटेम्प्ट करने को अपने प्रैक्टिस में ला लो, उस दिन भी बनेगा फिर। तो वाइजॉव का जो आंसर मैं आपको बताता हूँ, वाइजॉव जो है वो पहली फर्स्ट फीचर लेंथ फिल्म है जो कि आउटर स्पेस में शॉट हुई है। वाइजॉव रशियन फिल्म है। दूसरा क्वेश्चन था नोबेल प्राइज के रिगार्डिंग, तो पहला स्टेटमेंट देखो गलत है। ये भी देखो मैं जैसे आपको बताता हूँ ना, टेक्निक क्या है, ठीक है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है जैसे ये यहाँ पे। तो ज़्यादातर एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स कई बार मतलब मैक्सिमम टाइम गलत होते हैं, कई बार सही भी हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम गलत होते हैं। जैसे यहाँ लिखा फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। अब नोबेल प्राइज़ की इतनी बड़ी हिस्ट्री में पहली बार कह रहे हैं कि क्लाइमेट साइंटिस्टों को नोबेल प्राइज़ दे, तो गलत है। पहला गलत हो गया, दूसरा तीसरा सही है। आंसर हो जाएगा क्या, बी 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 3 गति शक्ति प्लान, तो कल मैंने आपको बताया था पीएम गति शक्ति के बारे में। पीएम गति शक्ति क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे लिख लीजिए, व्हाई डज इंडिया नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू हेल्थ। इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू हेल्थ की जरूरत क्यों है। एक्चुअली में आज एक आर्टिकल है जिसको कैलाश सत्यार्थी जी ने लिखा है एंड दैट इज रिलेटेड टू द राइट टू हेल्थ। तो उसी कारण से अपन इसको इस क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू हेल्थ की जरूरत क्यों इंडिया को है। आप अपने विचार अपने पॉइंट्स लिख करके दीजिए, ठीक है ना। मेंस आ रहा है, मेंस की प्रैक्टिस आप जरूर चालू कर दीजिए, इसलिए आंसर राइटिंग अब आपको शुरू कर देनी चाहिए। जो भी कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं आप लिखिए उसको, है ना, कम आउट विद दैट। मूव करते आगे क्वेश्चंस ऑफ द, मतलब यहाँ पे मूव करते अपन न्यूज़, जो इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स स्पेसिफिक न्यूज़ आइटम्स हैं उनकी तरफ आते हैं। पहली जो न्यूज़ है वो हम एक्सरसाइज मालाबार को डिस्कस कर रहे हैं। मालाबार के साथ साथ मैं आपको सारे जो क्वाड कंट्रीज़ हैं उनके साथ इंडिया कौन कौन से एक्सरसाइज करता है उनके बारे में बता देता हूँ। मालाबार तो आपको पता है 1992 से जब स्टार्ट हुई थी तो ये केवल इंडिया और यूएसए के साथ स्टार्ट हुई थी। 2015 में इसमें जापान इंक्लूड हो गया था और 2020 में इसमें ऑस्ट्रेलिया आ गया। यही 4 कंट्रीज हैं जो कि क्वाड की मेंबर हैं। तो अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि कौन सी कंट्रीज के साथ इंडिया कौन सी एक्सरसाइज करता है। जैसे कि इंडिया जापान के साथ कौन सी करता है, तो पहली है धर्मा गार्डियन एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो कि इंडिया जापान के साथ करता है। शिन्यू मैत्री, ठीक है ना, धर्मा गार्डियन याद रखिएगा, धर्मा गार्डियन 2018 से स्टार्ट है। फिर शिन्यू मैत्री है आपकी। तीसरी है जिमेक्स एक्सरसाइज भी करता है इंडिया। जिमेक्स एक्सरसाइज करता है किसके साथ, जापान के साथ ही करता है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन कौन सी करता है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ एक तो ऑसी इंडेक्स करता है, ठीक है ना, ऑसी इंडेक्स करता है। दूसरी पिच ब्लैक एक्सरसाइज, पिच ब्लैक, ये थोड़ा
ट्रिकी है। पिच ब्लैक याद रखेगा, एक्सरसाइज पिच ब्लैक जो है वो करता है किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। तीसरी, अब यूएस के साथ कौन सी करता है इंडिया? यूएस के साथ बहुत सारी करता है, जैसे कि एक युद्ध अभ्यास करता है, ठीक है, युद्ध अभ्यास करता है यहाँ पे, और ये करता है टाइगर ट्रायम्फ नाम की एक्सरसाइज करता है, एंड वज्र प्रहार करता है। तो युद्धाभ्यास, टाइगर ट्रायम्फ, वज्र प्रहार, ठीक है ना, ये सारी एक्सरसाइजेस मैंने आपको बता दी। आगे मूव करते हैं, इंडिया नीड्स अ कार्बन पॉलिसी। अब इंडिया को एक कार्बन पॉलिसी की ज़रूरत है। किस कंटेक्स्ट में ज़रूरत है? क्योंकि अभी यूके में यानी स्कॉटलैंड वाले पार्ट में आप सबको पता है कि COP26 होने वाला है ग्लासगो में, ठीक है ना, ये आप सबको पता है COP26 होने वाला है। अब COP26 होने वाला है, और जो पेरिस एग्रीमेंट के गोल्स हैं उनकी तरफ सारी कंट्रीज बढ़ रही हैं। तो ऐसे में क्या है कि फोकस जो है वो किसकी तरफ है? फोकस है और ज़्यादा ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ की तरफ, और ज़्यादा लो कॉस्ट ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ की तरफ, और ज़्यादा एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन की तरफ। इंडिया के साथ कंसर्न ये है कि इंडिया का जो अभी इस समय रैंकिंग है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में, वो 3rd रैंक पर है, ठीक है ना। इसके पहले आप सबको पता है कि चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना, और इस इंडिया के बाद आपका रशिया आता है, और उसके बाद जापान आता है, ठीक है ना। लेकिन इंडिया से पहले इस समय कौन आ रहा है? चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पहले चाइना पे, दूसरे नंबर पे यूएसए, तीसरे नंबर पे इंडिया आ रहा है, ठीक है ना। और वैसे अगर हम बात करें तो अगर इंडिया की रैंकिंग देखें मोस्ट अफेक्टेड ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में, तो इंडिया की रैंकिंग 7th आ रही है, ठीक है ना। इंडिया इज रैंक्ड 7th इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज मोस्ट अफेक्टेड ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर। एक्सट्रीम वेदर के कारण सबसे अधिक जो परेशान होने वाली कंट्री है वो कौन सी है? वो इंडिया है, 7th मोस्ट अफेक्टेड, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इंडिया का जो इंडिया ने अभी वो नेट जीरो एमिशन की डेट भी नहीं डिक्लेयर की है, इसीलिए इंडिया के लिए ऑथर ने सजेशन दिया कि एक कार्बन पॉलिसी की ज़रूरत है। अहेड ऑफ द COP26 समिट हमको एक कार्बन पॉलिसी की ज़रूरत होनी थी। एंड इंडिया में 22 ऐसी सिटीज़ है जो कि वर्ल्ड की 30 सबसे अधिक पोल्यूटेड सिटीज़ में आती हैं। तो 22 ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड आर इन इंडिया। इट्स अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न। दिल्ली इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल एज पर द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 की। अगर आप वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट देखें तो दिल्ली इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं बर्डन हमारे ऊपर ज़्यादा है इन सारे पॉइंट्स के कारण, एंड हमसे दूसरी कंट्री भी उम्मीद रखेंगे कि हम कुछ अपने जो टारगेट्स उनको बढ़ाएं। आज एक एडिटोरियल भी आया है तो मैं उसको डिस्कस करूंगा, तो बताऊंगा आपको। अगली जो न्यूज़ है वो है यूनाइटेड स्टेट्स न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन। यूनाइटेड स्टेट्स का न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन अभी उसने LNT यानी कि लीनियर नो थ्रेशोल्ड मॉडल को अपहेल्ड किया है। अब मैं थोड़ा सा आपको ये LNT मॉडल के बारे में बता दूं, इसको याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन देखो UPSC पूछ रहा है ना, LNT मॉडल टाइप की करंट अफेयर्स वो पूछ रहा है। तो लीनियर नो थ्रेशोल्ड, LNT क्या है? लीनियर नो थ्रेशोल्ड मॉडल। इसको परमिशन किसने दी है? यूनाइटेड स्टेट्स का न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन है। अब वहाँ की न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन ने दिया है LNT मॉडल को मतलब अपहेल्ड किया है। तो LNT न्यूक्लियर से कुछ रिलेटेड होगा, यानी कि रेडिएशन से रिलेटेड कुछ होगा, है ना। तो एक्चुअली में LNT जो है लीनियर नो थ्रेशोल्ड मॉडल, ये रेडिएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड को बताता है कि क्या रेडिएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड होगा, किस तरीके से रेडिएशन का इम्पैक्ट ह्यूमन बींग्स पे पड़ता है, और कितने रेडिएशन लेवल तक इम्पैक्ट कितना रहेगा। ये सारे स्टैंडर्ड्स तय करने के लिए LNT मॉडल का यूज़ किया जाएगा, लीनियर नो थ्रेशोल्ड मॉडल का यूज़ किया जाएगा, ठीक है ना। इट इज़ द मॉडल यूज्ड इन रेडिएशन प्रोटेक्शन। ये रेडिएशन प्रोटेक्शन में मॉडल यूज़ होता है, ये जो एस्टिमेट करता है इसको स्टोकेस्टिक हेल्थ को एस्टिमेट करता है एज अ रेडिएशन इंड्यूस्ड कैंसर, है ना, कि किस तरीके से रेडिएशन कितना लेवल होना चाहिए, कितने लेवल में कैंसर इंड्यूस होगा, ये सारा मॉडल LNT मॉडल के थ्रू। तो बस आप लीनियर नो थ्रेशोल्ड को याद रखेगा, जो रेडिएशन से रिलेटेड हेल्थ एस्पेक्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग स्टैंडर्ड सेट करने का काम करता है LNT मॉडल, लीनियर नो थ्रेशोल्ड मॉडल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, इसको याद रखेगा, दिमाग में बैठा लीजिए, है ना। अगली न्यूज़ है हरमन बाखेर की न्यूज़। हरमन बाखेर कौन थे? ये BACHER याद रखिएगा, बाखेर, इनको मैं बाखेर बोल रहा हूँ, बेचर बोल सकते हो आप, बस स्पेलिंग याद रखना। तो हरमन बाखेर बोल रहे हैं अपन, जर्मन नाम है इसलिए शायद बाखेर ही अपन प्रोनाउंशिएट करेंगे इसको, है ना।
इनको कहा जाता है फादर ऑफ कम्युनिटी लेड वाटरशेड डेवलपमेंट इन इंडिया। क्या बोलते हैं इसको? फादर ऑफ कम्युनिटी लेड वाटरशेड डेवलपमेंट इन इंडिया कहा जाता है। ही पास्ड अवे एट द राइप ओल्ड एज ऑफ 97 इन स्विट्जरलैंड। तो ये इनकी अभी फाइनली ये पास अवे हो गए। फादर ऑफ कम्युनिटी लेड वाटरशेड डेवलपमेंट इन इंडिया बोलते हैं इनको, हरमैन बखैर याद रखेगा। एंड इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ कम्युनिटी लेड वाटरशेड डेवलपमेंट इन इंडिया, कम्युनिटी ऑफ फादर ऑफ कम्युनिटी लेड वाटरशेड डेवलपमेंट इन इंडिया बोलते हैं इनको, ठीक है ना। एंड बहुत सारा काम इन्होंने किया वाटरशेड डेवलपमेंट की फील्ड में। एंड ही डेडिकेटेड हिज लाइफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर, द लैंडलेस एंड द रूरल। इनको जर्मनी का भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, द फेडरल क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1994 इनको ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है ना। और यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का अवार्ड इनको मिल चुका है, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो ये आप सबको याद रखना चाहिए, दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। इनको बखैर बाबा भी कहा जाता था, फॉन्डली नोन एज द बखैर बाबा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज फैक्ट्स, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, इंडस्ट्री सीक्स क्लैरिटी ऑन द स्पेस पॉलिसी। अब कल मैंने आपको बताया था इंडियन स्पेस एसोसिएशन के बारे में जो कि बनाया गया है। इंडियन स्पेस एसोसिएशन का कल इनाग्रेशन हुआ, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनाग्रेशन किया गया, जहाँ पर सारे उसके जो स्टेक होल्डर्स थे वो प्रेजेंट थे। और उन्होंने कहा है कि अगर आप स्पेस इंडस्ट्री को ग्रो कराना चाहते हो तो सबसे पहली बात तो आपको गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर एंटरप्राइजेस को, कि उनको और कैपिटल मिले और ज़्यादा वो फास्टली मूव करें स्पेस पॉलिसी को लेकर के। और दूसरी चीज़, हाँ, गवर्नमेंट को उन्होंने बोला कि आप स्पेस पॉलिसी को फाइनलाइज़ करिए और ज़्यादा तरीके से तेज़ी से स्पेस पॉलिसी को आप फाइनलाइज़ करिए ताकि हम अच्छे से काम कर सकें। अब इंडियन स्पेस एसोसिएशन का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कौन कौन से मेंबर आए थे? तो इसमें आया था इसरो, आया था वालचंद नगर इंडस्ट्रीज, टाटा, नेल्को एंड पिक्सल, मैप माई इंडिया एंड भारती एयरटेल, ये इसके मेंबर्स थे, ठीक है ना। तो ये इसके मेंबर्स थे जो कि प्रेजेंट थे वहाँ पे। These are the things which are important. I hope you got clarity. अगली न्यूज़ है इकोनॉमिक्स नोबेल फॉर रिसर्च ऑन वेजेस एंड जॉब। तो इकोनॉमिक्स का जो नोबेल मिला है वो 3 लोगों को दिया गया है। आधा जो हाफ मिला है वो मिला है आपके डेविड कार्ड को, डेविड कार्ड हैज़ गॉट हाफ ऑफ द प्राइज। एंड आधा जो हाफ मिला है वो मिला है एनग्रिस्ट और इम्बेंस को, एनग्रिस्ट और इम्बेंस को। तो याद रखिएगा, डेविड कार्ड को आधा मिला है एंड एंग्रिस्ट एंड इम्बेंस को आधा मिला है। अब डेविड कार्ड को जो मिला है वो क्यों मिला है मैं आपको बताता हूँ। डेविड कार्ड ने ये डिस्कवरी की कि कई लोग ये कहते हैं ना कि जैसे अगर आप वेजेस बढ़ाओगे तो जॉब के वो कम हो जाएंगे, मतलब कि नंबर ऑफ जॉब्स विल डिक्रीज, है ना। तो डेविड कार्ड ने इस चीज़ को चैलेंज किया और उन्होंने कहा कि अगर आप इंक्रीज करते हो आर्ली मिनिमम वेज, इट डिड नॉट इफेक्ट द एम्प्लॉयमेंट। तो उन्होंने ये प्रूव किया था कि इफ़ यू इंक्रीज द आर्ली मिनिमम वेज देन इट विल नॉट इफेक्ट द एम्प्लॉयमेंट। एंड ही चैलेंज द कन्वेंशनल विजडम दैट इंक्रीज इन मिनिमम वेज विल लीड टू लेस हायरिंग। तो एक जो अभी तक ट्रेडिशनल विजडम चली आ रही थी कि अगर आप आर्ली वेज इंक्रीज करोगे तो हायरिंग डिक्रीज हो जाएंगी, वो इन्होंने इसको चैलेंज किया और कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप इंक्रीज करते हो वेजेस तो उसको हायरिंग आपकी कम नहीं होगी। इस चीज़ को उन्होंने प्रूव किया। डेविड कार्ड ने एक और चीज़ चैलेंज की, another commonly held idea that immigrants depress wages for native born workers। एक और इनका आइडिया ये था, लोगों का आइडिया रहता है कि अगर इमिग्रेंट्स आएंगे तो नेटिव जो वहाँ के वर्कर्स हैं उनका जो वेजेस है वो डिक्रीज होगा, इट विल डिप्रेस द वेजेस। बट उनको ये पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं होता। ही फाउंड दैट इनकम ऑफ द नेटिव बॉर्न कैन बेनिफिट फ्रॉम द न्यू इमिग्रेशन, ठीक है ना। वाइल इट इज़ द अर्लियर इमिग्रेंट्स हु आर एट द रिस्क ऑफ बीइंग नेगेटिवली इफेक्टेड। तो यहाँ पे उन्होंने ये प्रूफ किया कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर इमिग्रेंट्स आते हैं तो नेटिव्स के लिए तो फ़ायदा होता है, लेकिन वो जो पहले इमिग्रेंट्स आए थे उनके लिए घाटा रहता है। तो ये चीज़ उन्होंने प्रूफ की थी। तो डेविड कार्ड के ये काम थे जो कि इन्होंने बनाए। देन एंग्रिस्ट एंड इम्मेंस, उनको मिला है फॉर वर्किंग आउट द मेथडोलॉजिकल इशूज़। उन्होंने मेथडोलॉजिकल इशूज़ सॉल्व करने की कोशिश की और मेथडोलॉजिकल इशूज़ दैट इनेबल द इकोनॉमिस्ट टू ड्रॉ सॉलिड कंक्लूजन्स अबाउट कॉज एंड इफेक्ट इवन वेयर दे कैन नॉट कैरी आउट द स्टडीज़। तो जब इकोनॉमिस्ट जहाँ पर अपनी स्टडी कैरी आउट नहीं कर सकता है वहाँ पे किस तरीके से मेथडोलॉजिकल इश्यूज़ को दूर करके सॉलिड कंक्लूजन्स निकाले जा सकते हैं इकोनॉमिस्ट के द्वारा, वो चीज़ प्रूव की थी एंग्रिस्ट और इम्मेंस ने, जिस कारण से उनको हाफ ऑफ द प्राइज मिला है।
तो ये आपको बता दिया नोबेल प्राइज ऑन इकोनॉमिक्स मैंने। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं। देश के मेंटर टू गाइड द गवर्नमेंट स्कूल चिल्ड्रन ऑन कैरियर चॉइसेस। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है देश के मेंटर प्रोग्राम। और देश के मेंटर प्रोग्राम के अंदर स्टूडेंट जो है वो मॉनिटर किए जाएंगे बाय वॉलंटियर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री फॉर 10 to 15 मिनट्स डेली। ठीक है ना। तो 10 से 15 मिनट डेली जो वॉलंटियर्स हैं वो 9वीं से लेकर के 12वीं तक के बच्चों को मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे, मुद्दों पे बात करेंगे, मोटिवेशनल बातें करेंगे, है ना। क्योंकि ये एज ऐसी होती कि वो जस्ट वो प्यूबर्टी हिट करने वाली एज हो रहती है, इसके बाद फिर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो मेंटल चेंजेस, सोशल चेंजेस, हर तरीके के चेंजेस आते हैं। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी एज में थोड़ा मेंटरशिप, थोड़ा गाइड बच्चों को प्रॉपरली किया जाए। तो 10 से 15 मिनट ये अच्छा प्रोग्राम है, देश के मेंटर प्रोग्राम। ये दिल्ली गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, इसको याद रखेगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यहाँ पर आप मेरे साथ मूव कर सकते हैं। जो हम पहला आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो है द नेक्स्ट स्टेप इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू हेल्थ। कैलाश सत्यार्थी द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। मध्य प्रदेश के विदिशा के हैं ये कैलाश सत्यार्थी जी, नोबेल प्राइज विनर है, सो दैट इज अ गुड थिंग। तो नेक्स्ट स्टेप जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू हेल्थ, उनका डिमांड है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू हेल्थ की ज़रूरत है। ठीक है ना। अगर पैंडेमिक को हमने देखा हो ध्यान से तो कैलाश सत्यार्थी जी कहते हैं कि पैंडेमिक के बाद सबसे अधिक चीज़ की जो ज़रूरत है वो हमको समझ आ गया कि हेल्थ इज़ द वेल्थ। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि जैसे जो हेल्थ वाली एस्पेक्ट है कहीं ना कहीं वो मिसिंग है इंडिया से। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है बहुत ज़्यादा है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इंडिया में बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो गवर्नमेंट है वो गरीब लोगों को, जो लोग थोड़ा वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, महिलाएँ हो गई, बच्चे हो गए, एटलीस्ट इन सबको एक प्रॉपर नेट के अंदर इंक्लूड करे। और वो नेट कौन सा होगा? राइट टू हेल्थ का नेट होगा। ठीक है ना। आगे हम बात करें तो द प्राइमरी क्वेश्चन रेज्ड इज व्हाट विल अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू हेल्थ मीन फॉर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या मतलब होगा राइट टू हेल्थ का फॉर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे उन्होंने अलग अलग कैटेगरी के व्यक्तियों को लिया, जैसे फार्मर्स को लिया है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर को लिया है, वुमेन को लिया है एंड चिल्ड्रन को लिया है। ठीक है ना। 4 के लिए उन्होंने लिया है। अब फार्मर्स के बारे में वो कहते हैं कि दे आर द प्राइमरी प्रोटेक्टर्स ऑफ आवर फंडामेंटल राइट टू लाइफ। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो फार्मर्स आर द प्रोटेक्टर ऑफ आवर राइट टू लाइफ, क्योंकि वो हमको खाना प्रदान करते हैं, फूड प्रदान करते हैं। लेकिन उनके खुद के हेल्थ के बारे में आ रहे हैं, मतलब उनके खुद के हेल्थ के कुछ भी पता नहीं है ना। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो फार्मर्स हैं, जो काम करते रहते हैं, इतना लेबर, मतलब अगर उनका आप आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर देखो तो बहुत ज़्यादा है। उनके बच्चों के ऊपर कितना खर्चा होता है, और अगर वो इतना खर्चा करेंगे तो फिर वो खुद एक तरीके से उनको अपनी ज़मीन बेचनी पड़ेगी और बॉन्डेज में आ जाएंगे, डेट में आ जाएंगे और अपने मेडिकल कॉस्ट को बेयर नहीं कर पाएंगे। सेम उन्होंने बताया, ऑथर ने बताया कि सेम गोज विद द वर्कर्स एज वेल। वर्कर्स के पास भी इतनी कमाई तो होती नहीं कि वो फिर अपने हेल्थ का, अपनी फैमिली के हेल्थ का खर्चा उठा सकें। विमेन का अगर आप देखो तो दे बियर अ डिस्प्रपोर्शनेट बर्डन ऑफ द गैप इन आवर हेल्थ केयर सिस्टम। विमेन की तो प्रॉब्लम्स भी देखो और ज़्यादा होती है, अगर आप देखें तो विमेन्स को और ज़्यादा फेस करना पड़ता है। ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि विमेन के पास राइट टू हेल्थ रहे, है ना। दैट इज़ द थिंग। देखो कई बार जो विमेन अलग हैं, जो विमेन मतलब अपने फैमिली से अलग रह रही हैं, उनके पास कहाँ से आएगा पैसा, उनको जो प्रॉब्लम्स होगी उनको कैसे ठीक होंगी। तो ये सारी चीज़ें भी आपको सोचनी चाहिए। केवल और केवल एक घोड़े की जैसे वो लगे रहते हैं ना आंखों के सामने दोनों तरफ, वैसे लगा के नहीं देखना चाहिए। आपको सारे एस्पेक्ट देख करके एक राइट टू हेल्थ देना चाहिए। दिस इज़ व्हाट द ऑथर सेज, है ना। मतलब वही ऑथर का, डायरेक्टली ऑथर ने घोड़े वाली बात नहीं कही है, लेकिन मतलब वही है। फिर इसके बाद अगर हम आगे देखें तो इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा ऑथर ने बच्चों की बात की कि बच्चे जो होते हैं उनको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती है। जैसे जो पैदा होते ही बच्चे हैं तो किसी को निमोनिया रहता है, कई जब बच्चे पैदा होते हैं जस्ट डिलीवरी के बाद तो विमेन जो है वो अनीमिक हो जाती है, कई बार ब्लड का लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी देखने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें भी राइट टू हेल्थ के अंदर कवर होनी चाहिए। क्योंकि अब आप बताओ कि जो फैमिली है, जो
जो बड़ी मुश्किल से जो जिसने डिलीवरी की कॉस्ट उठाई होगी, फिर वो क्या इतनी कॉस्ट उठा सकता है कि मान लो 3 दिन बच्चे को बोला जाए कि वो जो सोलार क्रिएटेड चैम्बर्स होते हैं उसमें रखा जाएगा 3 दिन के लिए, 1 दिन की फीस इतनी है, तो वो सब फिर कैसे उठाएंगे, ये इतनी कॉस्ट कैसे उठाएंगे। तो ऐसे में राइट टू हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा ऑथर का जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हेल्थ जो है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है। अगर आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करें, देखो ये ऑथर ने नहीं कहा है, वैसे ये मैं अलग से बोल रहा हूँ, इसको आप लिख लो। लेकिन तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें 3 एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है हेल्थ, एक होता है एजुकेशन और एक होता है स्किल डेवलपमेंट। और ये तीनों ही गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हो सकते हैं। फ्यूचर में यही लोग रहेंगे जो गवर्नमेंट की मदद करेंगे। तो हेल्थ, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट, इन तीनों के लिए तो पूछना ही चाहिए, तीनों ही राइट होना चाहिए। राइट टू स्किल डेवलपमेंट, मेरे हिसाब से तो राइट टू स्किल डेवलपमेंट में भी एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए, क्योंकि तभी तो आप भाई ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात कर रहे हो। आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलप कैसे होगा अगर आप ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड नहीं करते हो। तो बेसिकली दैट इज द की थिंग हेयर, है ना। इसके अलावा ऑथर ने यही कहा है कि चाइल्डहुड केयर और ये सारी चीज़ें अगर कवर्ड हो जाती हैं राइट टू हेल्थ के अंतर्गत, तो जो फैमिलीज़ हैं वो बहुत कुछ सेव कर सकती हैं और वो कहीं और वो बच्चे की पढ़ाई में लगा सकती हैं। अदरवाइज बच्चे के अगर हेल्थ में पैसा लगा दिया पूरा, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं रहेगा बहुत सारी फैमिलीज़ के लिए। देखो, मुझको और आपको ये बात थोड़ा अटपटी रख सकती है क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, बट रियलिटी में अगर आप देखें तो बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कि नहीं अफोर्ड कर सकती हैं, एंड दैट इज़ अ रियलिटी इन इंडिया, है ना, कि वो नहीं अफोर्ड कर सकती हैं। कई समय ऐसा ही आता है जब हम जैसे लोगों को ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ना, कि अगर ये चीज़ करना है तो इसमें बहुत पैसे लगेंगे, लेकिन ये चीज़ हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए हम ये काम कर लेते हैं ना। कई बार आपने देखा कि लाइफ में मैंने और आपने कई चीज़ें ऐसी की होंगी, तो जब हम लोग ऐसी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करते तो जो बिल्कुल जिनके पास नहीं है रिसोर्सेज, उनके लिए तो लाइफ का हर दिन एक कॉम्प्रोमाइज़ है कहीं ना कहीं किसी न किसी एस्पेक्ट में। तो दैट इज़ द बिग थिंग कि यहाँ पे गवर्नमेंट जहाँ जहाँ सेव कर सके, इसीलिए मैंने कहा कि राइट टू हेल्थ, एजुकेशन एंड राइट टू स्किल डेवलपमेंट, ये तीनों ही राइट होने चाहिए। दैट इज द थिंग, है ना। अगला जो आर्टिकल लिखा गया है वो लिखा है प्रोटेक्टिंग इंडियाज नेचुरल लेबोरेटरीज। इंडिया की नेचुरल लेबोरेटरीज को प्रोटेक्ट करके रखना है। अब ये नेचुरल लेबोरेटरीज कौन कौन सी हैं? ये नेचुरल लेबोरेटरी जो है वो जियोग्राफिकल जो टोपोग्राफी है, जियोग्राफिकल जो हेरिटेज है, उसके लिए कहा गया है। तो ऑथर जो है सीपी राजेंद्रन, इन्होंने कहा है कि जो हमारे जियोग्राफिकल हेरिटेज है, जो हमारी जो इस तरह से बायोडाइवर्सिटी है, जियो पार्क्स हैं, इन सबको हमको प्रोटेक्ट करके रखना है और ये सब बहुत कुछ सिखाती है। लेकिन सबसे पहले ऑथर ने बोला है कि जो कमी है, जो चैलेंज है वो क्या है? चैलेंज है लैक ऑफ जियोलॉजिकल लिटरेसी। इंडिया में जियोलॉजिकल लिटरेसी की बहुत ज़्यादा कमी है। देखो, अगर आपने मैथ साइंस ले लिया या ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो ले लिया, तब तो आप बिल्कुल ज्योग्राफिकल लिटरेसी से अछूते रह जाओगे, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग गिनती के 10वीं तक पढ़ते हैं ज्योग्राफी और ये सारी चीज़ें, और वो भी सिर्फ पास होने के लिए, ठीक है ना। लेकिन जो लोग इससे जुड़े नहीं हैं, उन लोग का ये सब चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। तो ऑथर ने वही कहा है कि इंडिया में अभी भी लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है कि ज्योग्राफिकल रीजन्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। जैसे ऑथर ने एग्जांपल दिया कि कच्छ जो रीजन है गुजरात में, वहाँ डायनासोर के फॉसिल्स थे, है ना, वो हमारा जुरासिक पार्क था अपना, जो ये वाला कच्छ वाला रीजन है। त्रिचिरापल्ली रीजन तमिलनाडु का है, वो ओरिजिनली एक मीसोजोइक ओशियन था। इट इज़ अ हाउस ऑफ अ क्रिटेशियस मैराइन फॉसिल्स, है ना। लेकिन उन सब चीज़ों की हम वैल्यू नहीं कर पाएंगे। वाई वी कैन नॉट अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ दीज थिंग्स? क्योंकि हम उस फील्ड से जुड़े नहीं हैं, है ना। हमको जितना ये डीसी मोटर और एसी मोटर, जैसे फॉर बीइंग अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये सारी चीज़ें जैसे मुझे अट्रैक्ट ज़्यादा करेंगी। अगर कहीं ये नाम आते हैं कि इंडक्शन मोटर का नाम आ गया, सिंक्रोनस मोटर का नाम आ गया, ये हो गया, जनरेटर का नाम आ गया, तो ये मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट। लेकिन अगर कहीं क्रिटेशियस और ये सारी चीज़ें लिखी हैं तो हो सकता है थोड़ा कम अट्रैक्ट हूँ मैं, या मुझे लगे कि ये क्या चीज़ है। मैरीन फॉसिल्स की बात करें, है ना, तो वही चीज़ ऑथर ने कहा कि ज्योग्राफिकल जो लिटरेसी है, इकोलॉजिकल लिटरेसी है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जियो हेरिटेज साइट्स जो होती है वो बहुत एजुकेशनल स्पेसेस होते हैं। वहाँ पे लोगों को अपने ओरिजिन के बारे में, अर्थ के ओरिजिन के बारे में, यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में पता चलता है, क्या था, आज जो चीज़ें हैं वो क्यों है, ये सारी चीज़ें पता चलती है। तो दे आर लाइक नेचुरल क्लासरूम्स, इसीलिए ऑथर ने उनको नेचुरल लेबोरेटरीज बोला कि एक तरीके से नेचुरल लेबोरेटरीज हैं। सीधे आप डायरेक्टली फिजिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप डायरेक्टली रॉक सैंपल उठा करके आप बता सकते हो कि यहाँ पे कब क्या चीज़ रही होगी, ठीक है ना।
तो वही चीज़ ऑथर ने कही कि अवेयरनेस जो है ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये अवेयरनेस को फैलाना, एंड दिस अवेयरनेस इज़ वेरी मच नीडेड। ठीक है ना, तो दिस इज़ व्हाट ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल। इसके बाद ऑथर ने कहा है कि इंपॉर्टेंस यही है कि जो हम वी शुड शेयर दिस जियोलॉजिकल हेरिटेज ऑफ आवर प्लानट। और ये जो चीज़ स्टार्ट हुई थी ना, शेयरिंग द जियोलॉजिकल हेरिटेज, ये 1991 में स्टार्ट हुई थी, जब पहला यूनेस्को का एक इवेंट हुआ था जिसको फर्स्ट इंटरनेशनल सिंपोजियम बोलते हैं, फर्स्ट इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन द कंजर्वेशन ऑफ जियोलॉजिकल हेरिटेज। 1991 में हुआ था फर्स्ट जियोलॉजिकल सिंपोजियम ऑन द कंजर्वेशन ऑफ जियोलॉजिकल हेरिटेज बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे फ्रांस में डिग्ने नाम की जगह है फ्रांस में, वहाँ पर ये सब लोग इकट्ठा हुए थे और ये शेयर्ड हेरिटेज की बात की थी, जोग्राफिकल हेरिटेज की बात की थी। तो ये 1991 से इस पे थोड़ा ध्यान देना शुरू किया गया। ठीक है ना, कई कंट्रीज़ हैं जिन्होंने लॉज इंप्लीमेंट कर दिए हैं, जैसे कि वियतनाम अगर आप देखो, थाईलैंड आप देखो, तो इन्होंने अपने जियोलॉजिकल और नेचुरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए बाकायदा प्रोग्राम चला रखे हैं। दे हैव इम्प्लीमेंटेड द लॉज एज वेल। लेकिन इंडिया में अगर आप देखोगे तो कोई लेजिस्लेशन और कोई पॉलिसी अभी तक नहीं आई है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ दिस। लेकिन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक बॉडी है जिसने कि 32 नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं, लेकिन इंडिया में अभी तक कोई भी एक जियो पार्क नहीं है। जबकि इंडिया ने जियो पार्क नहीं, जबकि इंडिया ने इस चीज़ को सिग्नेटरी किया है इस चीज़ का कि वो जियो पार्क्स और ये सारी चीज़ें बना करके रखेगा। तो यूनेस्को जियो पार्क्स को रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन इंडिया में अभी तक एक भी जियो पार्क नहीं है। ये अनफॉर्चुनेट है फॉर दिस कंट्री, जहाँ पे इतने सारे जियोलॉजिकल हिस्ट्री के इतने सारे एविडेंसेस होंगे, लेकिन इंडिया में ऐसा ना कोई लॉ है ना ही कोई जियो पार्क है। दिस इज व्हाट द ऑथर से। तो ऑथर ने वही कहा है कि फाइनली हमको ये चीज़ें रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है, इनको स्प्रेड करने की ज़रूरत है और लोगों तक इनकी जानकारी पहुंचाने की ज़रूरत है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगला आर्टिकल जो है वो है टैकलिंग द क्लाइमेट क्राइसिस। अब ये जो आर्टिकल इसमें ऑथर ने बताया कि क्लाइमेट क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आईपीसीसी की रिपोर्ट के बारे में ऑथर मेंशन करते हैं पहले कि जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट थी, उसने बताया कि किस तरीके से कितना ज़्यादा आप सबको पता है कि क्लाइमेट चेंज हो चुका है और बहुत जल्दी ये जो 1.5 डिग्री के टेम्परेचर की लिमिट है वो ब्रीच हो जाएगी। ऑलरेडी 1 डिग्री से 1.09 डिग्री पे हम आ चुके हैं, 1.5 की लिमिट बहुत जल्दी क्रॉस हो जाएगी। एंड ये सब अभी लगभग 150 सालों की ही करामात है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा पुराना नहीं है। 150 सालों में ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं और अगला जो अब जो टेम्परेचर बढ़ेगा वो तो और ज़्यादा डबल स्पीड से बढ़ रहा है। इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि इंडिया की ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में जो रैंकिंग थी, इंडिया की 7th मोस्ट अफेक्टेड कंट्री में आती है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो आता है ना, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, तो उसमें हमारी 7th मोस्ट अफेक्टेड कंट्री में रैंकिंग थी। ऑथर ने कहा है कि इन सब चीज़ों को देखते हुए हमको और ज़्यादा स्टेप्स लेने की ज़रूरत है कि हम मिटिगेशन और एडेप्टेशन के स्टेप्स और ज़्यादा लें। तो यहाँ पे ऑथर ने कुछ सॉल्यूशंस दिए कि क्या क्या हमको करने की ज़रूरत है। पहली चीज़ ऑथर ने जो बोली है कि क्या करना चाहिए, कि उन्होंने कहा कि इट कैन बी मोर प्रिपेयर्ड फॉर क्लाइमेट चेंज विद हाई क्वालिटी मीटरोलॉजिकल डेटा। हमको हाई क्वालिटी मीटरोलॉजिकल डेटा की ज़रूरत है। अपने जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं, फोरकास्टिंग सिस्टम है, उनको और ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है ताकि हम और ज़्यादा क्राइसिस को टैकल कर सकें, सो दैट वी कैन मिटिगेट एंड वी कैन टैकल द क्राइसिस इन अ बेटर वे। ठीक है ना, प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को फंडिंग प्रोवाइड करिए, उनको क्लाइमेट चेंज के प्रोजेक्ट्स उनको दीजिए, और ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे सजेस्ट की है। अगली चीज़ है सस्टेनेबल प्रोडक्शन सिस्टम हमको बनाने की ज़रूरत है। तो सस्टेनेबल प्रोडक्शन सिस्टम के लिए ज़रूरी है, इट इज़ नेसेसरी टू डेवलप अ वेल फंक्शनिंग मार्केट फॉर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए हमको मार्केट डेवलप करने की ज़रूरत है और ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की ज़रूरत है इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ताकि जो लोग हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली की तरफ जाएँ। अगला है इट इज़ इंपॉर्टेंट टू इंकरेज द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। प्राइवेट सेक्टर को रोपिन करने की ज़रूरत है ना, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है और ज़्यादा, है ना। तो दैट इज़ द बिग थिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, हेल्थ इंश्योरेंस, रिस्क मैनेजमेंट, सारी चीज़ों में प्राइवेट का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। चौथा ऑथर ने कहा है वी नीड टू प्रोटेक्ट द मैनग्रूव्स एंड फॉरेस्ट टू एड्रेस द क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क बाय ब्लेंडिंग द ट्रेडिशनल नॉलेज विद साइंटिफिक एविडेंसेस। तो हमको ज़रूरत है कि हम मैनग्रूव्स, फॉरेस्ट, इन सबको प्रोटेक्ट करें और ट्रेडिशनल नॉलेज को साइंटिफिक एविडेंसेस के साथ उनको स्टडी करें, लोकल्स का सपोर्ट लें,
वोट लें, है ना, ये सारी चीज़ें करें। फिर इसके अलावा मेजर सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स मस्ट बी क्लाइमेट प्रूफ्ड, तो जो सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स है उनको क्लाइमेट प्रूफिंग करने की ज़रूरत है ना, रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है इकोनॉमी को, ताकि जो बर्डन है, प्रेशर है, वो किसी एक चीज़ पे ना पड़े, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। अगला ऑथर ने कहा है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन एंड फीडबैक। एक तो मॉनिटरिंग करो, कंटिन्यूस इवेल्युएशन करो, और फिर फीडबैक प्रोवाइड करो कि कितने स्टेप्स कितना कारगर साबित हो रहे हैं। अगर नहीं साबित हो रहे हैं तो उनको चेंज करो और नए स्टेप्स लो, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। यूके आस्क्स इंडिया टू अपडेट द क्लाइमेट गोल्स। अब यूके ने कहा है कि भैया आप अपने क्लाइमेट गोल्स को अपडेट करो। देखो यूके होता कौन है हमको ये सब कहने वाला, पहली चीज़ तो ये बताओ, यूके कोई होता ही नहीं हमको कहने वाला, खुद का आता पता नहीं है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन खुद यूके लेकर के आया है ना, पूरे विश्व को बर्बाद करना यूके ने शुरू किया, और हमसे कह रहे हैं कि अपने गोल अपडेट करो। अरे मतलब दिमाग अपडेट करो तुम लोग अपना, है ना, फालतू की बातें मत बोला करो। तो यहाँ पे वही वाली बात है कि ये बोरिस जॉनसन की देखो शक्ल मुझे पहले से भी लगती थी कि ये थोड़ा बेवकूफ़ टाइप का आदमी है। देखो ये शक्ल थोड़ा बेवकूफ़ टाइप का आदमी लग भी रहा है, तो इसीलिए ऐसी बातें करता रहता है ये कि अपडेट करो। हम ठीक कर रहे हैं जो करना है। हम एकमात्र ऐसी कंट्री हैं अभी तक जो थोड़ा डेवलप्ड स्टेज पे हैं, और हमने अपने टारगेट्स को भी पूरा किया है, फिर भी हमको ये लोग ऐसा बोलेंगे। मतलब जो कर रहा है अच्छा काम, ये वही वाला सिस्टम है कि कोई अच्छा काम करता है ना सरकार में तो उसको और ज़्यादा काम देते हैं, और जो अच्छा काम नहीं करता उसको कहते हैं ये तो किसी काम का ही नहीं है। तो वही वाला सिस्टम यहाँ पे यूके भी कर रहा है कि यार अब कह रहा है कि यूएस को कौन समझाए, उसको तो किसी काम का नहीं है, चाइना को कौन बताए, वो तो मारने दौड़ता है, और तुम ही ठीक कर लो, तुम ही अपडेट कर लो, है ना। तो ये बोरिस जॉनसन ज़्यादा होशियार बन रहे हैं, ये वाली बात। आगे देखें तो इंडिया के जो एनडीसी थे, यानी कि नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस जो थे, वो 2016 में हमने बताए थे, जिसमें हमने कहा था कि पहला कि हम अपने एमिशन को कट कर लेंगे बाय 33% बाय 2030। 2030 तक हम अपने एमिशंस को कट कर लेंगे 33% तक 2005 लेवल से, ठीक है ना। इसके अलावा हमने कहा था कि हम 40% अपनी जो पावर है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से लेकर के आएंगे। और तीसरा चीज़ हमने कहा था कि जो ये आपके 2.5 बिलियन टन्स के जो इक्विवेलेंट कार्बन सिंक हम डेवलप करेंगे, ठीक है ना, ट्रीज़ को ग्रो करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने कही थी। इसके बाद भी हमने अपने टारगेट्स को लगभग पूरा किया है, और नए टारगेट्स हम खुद ही बना रहे हैं ना। 450 गीगावाट एनर्जी इंस्टॉल करने का हमने कह दिया कि 2030 तक हम 450 गीगावाट्स तक इंस्टॉल करेंगे, है ना, रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये सब चीज़ें तो हमने ऑलरेडी टारगेट सेट किया हुआ है। तो फिर ऐसे में ये दूसरे कंट्री हमको ये बोले कि आप अपने टारगेट अपडेट करो, ये करो, ये फालतू की बातें हैं, है ना। दैट इज़ द थिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है। अगली आर्टिकल है एनजीटी नीड नॉट वेट फॉर गोडोट टू सेव द एनवायरनमेंट। अब सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के बारे में ये कहा है कि भैया आपको वेट करने की जरूरत नहीं कि कोई आपको बुलाएगा, एप्लीकेशन देगा, लेटर देगा, पर्ची देगा, तभी आप एक्ट करोगे। आप सुओ मोटू भी एक्ट कर सकते हो। आप बस देखो कि कोई काम ऐसा तो नहीं है जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर आपको लग रहा है कोई पहुंचा रहा है तो सुओ मोटू भी आप उसका कॉग्निशन ले सकते हो और उसके ऊपर एक्ट कर सकते हो। एनजीटी के बारे में बाकी फैक्ट्स तो आपको सब पता ही होंगे। एनजीटी 2010 के एक्ट के थ्रू बनी थी। इंडिया तीसरी कंट्री है जिसके पास एनजीटी है। पहली कंट्री थी ऑस्ट्रेलिया, दूसरी कंट्री थी न्यूजीलैंड। एनजीटी इज नॉट बाउंडेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। 1908 के सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से बाउंडेड नहीं है, बट दे फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। दो एक्ट है जिनके केसेस एनजीटी के पास नहीं जाते हैं। एक है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 और एक है फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 2006। ठीक है ना। तो ये जो एक्ट्स हैं इनके जो केसेस हैं डायरेक्टली एनजीटी के पास नहीं जाते हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर रिगार्डिंग द एनजीटी। बाकी चीज़ें आप सबको पता होंगी। आगे मूव करते हैं। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर है इन अनदर रीशफलिंग 7 हाई कोर्ट जजेस ट्रांसफर्ड। तो ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस है इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 222 है, आर्टिकल 222 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये ट्रांसफर ऑफ जजेस के बारे में प्रोसेस है इसमें, जिसमें कि चीफ जस्टिस, यहाँ पे जब मैं चीफ जस्टिस बोलूँगा तो ये कोलिजियम कहलाएगा। कोलिजियम बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे जब हाई कोर्ट जजेस को ट्रांसफ़र करेगा तो वहाँ पे वो कुछ लोगों के रिकमेंडेशंस लेगा। जैसे उस चीफ जस्टिस का रिकमेंडेशन लेगा जहाँ पर उसका ट्रांसफ़र करना है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, जो सीनियर जजेस हैं, उनका रिकमेंडेशन लेगा। फिर ये सारे नाम किसको भेजेंगे, गवर्नमेंट के पास भेजेंगे। फिर गवर्नमेंट लॉ मिनिस्ट्री के पास, लॉ मिनिस्ट्री फिर इसको अप्रूवल देगी, उसके बाद ये वापस आएगा। ठीक है ना, दैट इज़ द थिंग।
आगे देखते हैं, ट्यूनीशिया सेट्स अ न्यू गवर्नमेंट विद रिकॉर्ड नंबर ऑफ वुमेन। यहाँ पे ट्यूनीशिया में पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर की हमने बात की थी, नाजला बुदैन की बात की थी, नाजला बुदैन की हमने बात की थी, है ना। एंड ये नाजला बुदैन पहली प्राइम मिनिस्टर है, वुमेन प्राइम मिनिस्टर है वहाँ की ट्यूनीशिया की, और इन्होंने जो कैबिनेट बनाई उसमें भी रिकॉर्ड नंबर ऑफ वुमेन है, 10 वुमेन है, याद रखिएगा। नोबेल प्राइज फॉर द रिसर्च ऑन वेज एंड जॉब, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। गाइडो इमेंस, जोशुआ एंग्रिस्ट, ये दोनों अकेले मिला है इनको, जो लेफ्ट से दो लोग हैं, गाइडो इम्बेंस और जोशुआ एंग्रिस्ट। ये मैंने आपको बताया था मेथोडोलॉजिकल जो इन्होंने वो ढूंढा है कि अगर रिसर्च नहीं कर पा रहा है कोई इकोनॉमिस्ट तो किस तरीके से सॉलिड कंक्लूजन्स बना सकता है, उसकी मेथोडोलॉजी। और लास्ट में डेविड कार्ड का मैंने आपको पूरा बताया कि किस तरीके से जिन्होंने वेजेस के ऊपर जो भ्रांतियाँ फैली हुई थी उनको दूर करने के लिए अपनी रिसर्च डेडिकेट की। दैट वाज रिगार्डिंग दैट। OneWeb likely to use इसरो's प्लेटफॉर्म फॉर 2022 लॉन्चेस। तो OneWeb जो है ना, OneWeb भारती एयरटेल द्वारा बैकडअप है, भारती एयरटेल ने बैकअप किया है। और OneWeb एक कंपनी है जो कि स्पेस की फील्ड से जुड़ी है, लगभग 322 सैटेलाइट्स ऑर्बिट कर रही ऑलरेडी, है ना। एंड इन्होंने कहा है, भारतीय एयरटेल ने कहा कि स्पेस की जो रेस है वो स्टार्ट हो गई है, और उनका जो OneWeb प्लेटफॉर्म है वो इसरो का प्लेटफॉर्म यूज़ करेगा 2022 के लॉन्चेस से, ठीक है ना। तो PSLV और GSLV Mark 3 का उन्होंने जिक्र किया है। तो SpaceX जैसा कुछ अब इंडिया में भी होने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है ना। दैट इज़ इट। So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like, share, subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.